नमस्कार दोस्तों, ज्ञानप्रम क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। 52 वर्णों का हमने अध्ययन किया। वो वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से उसको उतना तक सीमित कर दिया गया था। उसी के भाग में हम इस वीडियो को लेकर आए हैं कि उस वर्णमाला से संबंधित कितने प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो आइए उसका हम अध्ययन करते हैं। देखा जा रहा है, देखिएगा इसमें अंक और आहा को किशोरीदास वाजपेयी ने अयोगवाह कहते हैं। यानी अंक आहा को किशोरीदास वाजपेयी अयोगवाह कहते हैं। यानी समझिएगा, अयोगवाह नाम जो है किशोरीदास वाजपेयी का दिया हुआ है। यानी किशोरीदास वाजपेयी अंक आहा को अयोगवाह कहते हैं। वो कहते हैं इनका योग ना स्वर के साथ हो पाता है ना व्यंजन के साथ, इस कारण ये अयोगवाह है। पिछले वीडियो में हमने इसको समझाया भी था। जबकि वासुदेव नंदन प्रसाद इसको व्यंजन मानते हैं। किसको? मतलब अंक और आहा को। यानी इसका नाम भी हमने बताया था। इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। और इसको क्या कहते हैं? विसर्ग। इसको कहते हैं विसर्ग। तो जो लोग वीडियो को इसमें अध्ययन कर रहे हैं उसको पिछला वीडियो देखेंगे तो पूरा 52 वर्ण उनको क्लियर हो जाएगा कौन कौन होते हैं। इसमें बस उससे संबंधित प्रश्न ही बताए जा रहे हैं। फिर एक प्रश्न और आता है, ये लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया था। जैसे आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है। तो स्पर्श संघर्षी में आप जानते हैं जैसे च, छ, ज, झ कोई विकल्प दे दे, सभी स्पर्श संघर्षी हैं। च वर्ग को कहा जाता है लेकिन यहाँ को इसमें नहीं रखा गया। ये भोलानाथ तिवारी ने अपने भाषा विज्ञान में लिखा है। तो इस वजह से आपको यहाँ पर इनके नाम के साथ जिक्र किया गया है जिससे आपको पता चले कि ये मैटर कहाँ से लिया गया है। तो ये पूछा गया था लेखपाल में कि निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है। तो 3 वर्ण भिन्न भिन्न दिए गए थे, एक वर्ण इसी में दिया गया था झ। तो आप जान जाएंगे झ कैसा है? स्पर्श संघर्षी। ने स्पर्श संघर्षी क्यों कहा जाता है इसका मतलब समझिएगा। इनका पहला चरण स्पर्श से शुरू होता है और अंतिम चरण संघर्ष होता है। जैसे जब हम बोलते हैं च, जब हम बोलते हैं छ, जब हम बोलते हैं ज, जब हम बोलते हैं झ, तो पहले जीभ स्पर्श करती है। तो स्पर्श से शुरू हो रहा है, संघर्ष से समाप्त हो रहा है। जैसे हा को हम संघर्षी कहते हैं, ह जैसी ध्वनि। तो देखेंगे सभी ध्वनियों में हा जैसा आता है। जैसे इसमें बोलते सी एच, एच आई रहा है, सी डबल एच आई रहा है, इस तरीके से हम देखते हैं। और जा में आप कहेंगे, जा में भी एच भले नहीं आ रहा, हा जैसी ध्वनि निकल रही है ज। और झा में तो जानते हैं एच आई रहा है। तो इस कारण हम इसको ज़्यादा इस पर संघर्ष हो रहा है और शेष वर्गों में संघर्ष नहीं होता। इसे क वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में, प वर्ग में उतना संघर्ष नहीं है जिसमें जितना इसमें होता है। तो इसका स्पर्श से शुरू हो रहा है और अंत में अंतिम चरण संघर्ष है, इस कारण इसको कहा जाता है स्पर्श संघर्षी। चलिए नेक्स्ट देखा जाए आगे। या व, ये टेट में पूछा गया है, कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है। इसे अर्धस्वर कहते हैं। ये बहुत बार समझिएगा, अर्धस्वर कहते हैं। और इसे अर्धव्यंजन भी कहते हैं। एक अर्धव्यंजन कौन कह रहे हैं? इसको अर्धव्यंजन भोलानाथ तिवारी कहते हैं। वो ये कहते हैं कि या व में स्वर की अपेक्षा व्यंजन का प्रभाव अधिक है, इस कारण इसे अर्धव्यंजन कहा जाए। और इसको भोलानाथ तिवारी जो है संघर्ष सा प्रवाह हेडिंग के अंतर्गत इसको रखें। उन्होंने जो हेडिंग डाला है अपना उसमें संघर्ष सा प्रवाह इसको मानते हैं कि ये मतलब संघर्षहीन सा प्रवाह। इसे ध्यान दीजिएगा, संघर्षहीन सा प्रवाह है। यानी संघर्षहीन, इसमें संघर्ष नहीं होता। ये संघर्ष लिखा गया है, इसको यहाँ आप नोट कर लीजिएगा बढ़ाकर। संघर्षहीन सा प्रवाह यानी इसमें संघर्ष नहीं होता है। और ये क्या है? प्रवाह युक्त है, सा प्रवाह है। इसलिए इसे क्या बोला जाएगा? इसे क्या बोला जाएगा? अर्धस्वर, अर्धव्यंजन, संघर्षहीन सा प्रवाह। तो ये कौन कह रहे हैं? भोलानाथ तिवारी। इसको कैलाश चंद्र भाटिया भी अर्धस्वर मानते हैं, डॉक्टर कपिल द्विवेदी भी अर्धस्वर मानते हैं। तो या वा को, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा वासुदेव नंदन जो हैं वो क्या करते हैं? अंतस्थ में यार अलावा सभी को अर्धस्वर मानते हैं। लेकिन ज़्यादा प्रमाणिक ये बातें हैं, या और वा को अधिकांश विद्वान मानते हैं। तो इसको आप ये ध्यान दीजिएगा। फिर है रा को लुंठित कहते हैं, रा को प्रकंपित भी कहते हैं। अब ये ध्यान दीजिए, प्रकंपित और कंपन जात नाम जो है ये भोलानाथ तिवारी का दिया हुआ है। और लुंठित डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, ये लोग इसको लुंठित और प्रकंपित तो कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी इसे कंपन जात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जब हम रा बोलते हैं तो जीभ की जो नोक में कंपन हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं रा रा, तो जीभ में की नोक में जो कंपन हो रहा है, इस कारण कहते हैं ये कंपन जात है। लेकिन इसे लुंठित क्यों कहते हैं?
इसको लुंठित इसलिए कहते हैं कि जब हम इसको बोलते हैं तो जीभ लुढ़क कर आगे बढ़ती है। तो थोड़ा आप रा बोलिएगा, देखिए बोल पाते हैं। कुछ लोग राम का नाम भी नहीं ले पाते हैं ठीक से, राम भक्त कहते हैं लेकिन राम कहते हैं शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझे। तो ठीक है भाई, थोड़ा पढ़िए व्याकरण अच्छे से और समझिए भी कि राम का नाम ले पा रहे हैं कि नहीं, जय श्री राम बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं। राम होता है, राम नहीं। आप क्या करते, जीभ नीचे ले जाकर बोलते राम, राम नहीं है राम। अब कैसे कहेंगे, रा कहाँ बोलते हैं, रा का उच्चारण स्थान जानते हैं, मूर्धा है। मूर्धा का मतलब टा ठा डा ढा, जहां से बोलते हैं, जहां से टा बोलते हैं वहीं ले जाइए, बोलिए रा रा राम। तो इस कारण जीभ लुढ़क कर आगे बढ़ती है, गोल होकर बेलनकार, यानी लुढ़क कर आगे बढ़ती है। इस कारण इसे हम क्या कहते हैं, लुंठित कहते हैं। तो ये हम समझ गए कि इसको क्या बोला जा रहा है कि अंकहा को क्या बोला जाएगा, अयोगवा। चवर को स्वर संघर्षी कहा जाता है। यावा को अर्धस्वर अर्ध व्यंजन संघर्षहीन सा प्रवाह कहा जाता है। इसको कहने वाले डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी हैं। डॉक्टर वासुदेव नंदन अंतस्थ यानी यारा लावा को अर्धस्वर मानते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिए केवल इन्हीं के अनुसार है। लेकिन यावा को पूछा गया है टेट में 2017 के प्राइमरी में कि यावा क्या है, अर्धस्वर, या अर्धस्वर में कौन कौन आते हैं, या और वा। तो आपको यहाँ नहीं ध्यान देना है, केवल आपको ये टिक करना है। फिर रा को क्या कहते हैं, लुंठित कहते हैं। रा को प्रकंपित कहते हैं और इसे कंपन जात भी कहते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जो क्या पढ़ा, 52 वर्ण पढ़े हैं हिंदी वर्णमाला में, उससे संबंधित क्या क्या प्रमुख तथ्य हैं और वो क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखकर ये मुख्य बातें बताई जा रही हैं, जिससे परीक्षाओं में आप पूरे अंक अर्जित कर सकें और कोई आपको दिक्कत ना हो। और ये प्रश्न ये कहाँ से शब्द लिए गए हैं ये भी आपको सप्रमाण बताया जा रहा है, जिससे ये साबित हो सके कि कुछ बार अगर कई बार आयोग आंसर गलत दे रहा है तो आप इन पुस्तकों को चयन करके आप अपने आंसर दिए हुए का नंबर ले सकें। तो आइए देखते हैं और क्या वर्णमाला से संबंधित वर्णों की विशेषताएं हैं। ला को पार्श्विक कहते हैं। पार्श्विक माने जानते हैं, अच्छा पार्श्वती नाम सुने हैं। पार्श्वती कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। अच्छा पड़ोसी, पड़ोसन एक मूवी आई थी, बैनर देखे होंगे ना कहीं कुछ दिन पहले। तो अब देखें वैसे पार्श्वती पड़ोसी का तत्सम शब्द, मतलब पार्श्वती तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा पड़ोसी, उसी से बना पार्श्विक, यानी पड़ोसी का मतलब बगल में रहने वाला। तो यहाँ ध्यान दें पार्श्विक माने क्या होता है, तो पार्श्विक माने बगल। तो ला को उच्चारण करते समय, बोलते समय वायु जो है जीभ के बगल से बड़े आसानी से निकल जाती है, इसलिए इसे पार्श्विक कहते हैं। परीक्षाओं में भी बहुत बार पूछा गया है, यानी ला को क्या कहते हैं, पार्श्विक। तो समझ गए होंगे, इसलिए बना पार्श्वती। हमने बताया पड़ोसी की, पार्श्वती तत्सम शब्द है, उसका पड़ोसी तद्भव हो जाएगा, तो उसी से बना पार्श्विक। आगे देखते हैं, हा को स्वर यंत्रमुखी, स्वर यंत्र स्थानी, काकल्य, उरस्य कहा गया है। ये जो काकल्य पूछा जाता परीक्षाओं में कई बार, हा को क्या कहते हैं, काकल्य कहते हैं। अगर मान लीजिए काकल्य विकल्प में नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, अगर उरस्य दिया है तो उरस्य आप टिक करेंगे। और ये कहाँ मिल रहा है, भाषा विज्ञान में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कह रहे हैं। तो इसे काकल्य क्यों कहा जाता है, इसका मतलब समझें। इसका मतलब है कि इसमें मुख गुहा खुली रहती है, वायु बंद कंठ खोलकर झटके से के साथ बाहर आ जाती है। जैसे हम बोलते हैं हा हा, तो वायु जो है बंद कंठ खोलकर झटके के साथ बाहर आ जा रही है, इस कारण इसे क्या कहा जाएगा, काकल्य कहा जा रहा है। स्वर यंत्रमुखी भी कहा जा रहा है, स्वर यंत्र स्थानीय भी कहा जा रहा है, परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अब समझ गए, इससे ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थे। अब देखिए कुछ आगत ध्वनियां देख रहे हैं जो बराबर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान दीजिए, ऊपर में काकल्य बहुत बार पूछा गया है। काकल्य किसे कहते हैं, किस वर्ण को कहते हैं, याद रखेंगे। उरस्य किसे कहते हैं, इसे भी याद रखेंगे। हा को स्वर यंत्रमुखी कहा जाता है। अब देख रहे हैं आगत या गृहीत ध्वनियां। आगत आप जानते हैं, आगत देखिए गृहीत नहीं लिखा गया, गृहीत। कई बार लोग यहाँ पर त्रुटि कर जाते हैं। एक गृहीत ध्वनियां, गृहीत ध्वनियां यानी ली गई, यानी आगत, ये मत सोचिए ग्रहण माने लेगी, गलत हो जाएगा। गृहीत से तात्पर्य है मतलब लेने से, आगत माने आई हुई। आगत स्वर है और आगत व्यंजन। तो आगत स्वर में एक ओ है जो अंग्रेजी का है, आप जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉलेज। अगर इसका ध्यान नहीं देंगे तो कुछ अर्थ बदल जाते हैं। जैसे हम कहें काल कॉल, तो हम कहें कॉल, कॉल माने जब आपकी कॉल आई हुई,
काल माने बुलावा, कॉल, और काल माने हम कहेंगे समय, ये हो जाता है। जैसे हम अंग्रेजी में शब्द कहते हैं डॉक्टर, तो इन्हीं स्वर का प्रयोग करते हैं, यानी अंग्रेजी स्वर का, यानी कौन सा है, आगत स्वर है। और जब हम आगत व्यंजन देखेंगे तो इसमें देखेंगे क, ख, ग, ज, फ, यानी इन सब में नुक्ता लगा हुआ है। जैसे हम देखें गौर से कुछ शब्दों में, जैसे हम कहें अगर नुक्ता लगा के अंतर लाने पर शब्द में, जैसे हम कहें गौर, गौर करना, गौर, और एक शब्द आ जाए गौर। अब एक पूछा जाए दोनों में अंतर क्या है, तो क्या बताएंगे, गौर माने ये जो है नुक्ता वाला, इसका मतलब ख्याल रखना, ध्यान देना, और उस गौर का मतलब गोरा, सफेद। अगर हम कहते हैं जैसे खुदा एक शब्द और दूसरा कह दें खुदा, ये नुक्ता वाला है बिना नुक्ता का, तो पहले खुदा का मतलब जिसमें नुक्ता नहीं लगा है, जैसे गड्ढा इत्यादि खुदा हो तो खुदा, और दूसरे का मतलब ईश्वर के अर्थ में हो गया। समझ रहे बात को ना। जैसे हम कह दें कुछ शब्दों को लेकर, जैसे हम कह देते बाजार, अब देखिए वहां भी नुक्ता है, कुछ लोग बाजार ऐसे कहते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। बाजार में नुक्ता होता है शुद्ध लिखने में, बाजार, इसलिए उसकी अंग्रेजी जेड होती है, BAZAR, बाजार, इजा है। जैसे हम कहते हैं आजमगढ़, आजम नहीं होता है, जेड होता है, आजमगढ़। तो ये क्या है, ये आगत व्यंजन है। इसी के आधार पे हम देख लिए कि आगत स्वर यहाँ आपका ये है, और आगत व्यंजन कौन है, क, ख, ग, ज, फ, इन सब में नुक्ता रहेगा, ये ध्यान देना है। अब देखें न, र, ल, स को वर्त से कहते हैं। तो ये समझ गए कि हमने 9 विशेषताएं देखी वर्णमाला संबंधित, और वो क्या क्या है, इसमें 5 हमने इसके पहले देख चुके हैं, और 6 में देखें ला को पार्श्विक कहते हैं, हा को स्वर यंत्र मुखी, स्वर यंत्र स्थानी, काकल्य, उरस से कहा जाता है। आगत या गृहित ध्वनियों में कौन कौन आते हैं, अंग्रेजी का एक स्वर है अ, आगत व्यंजन में क, ख, ग, ज, फ, और न, र, ल, स को क्या कहा जा रहा है, वर्त से कहा जा रहा है। तो हम लोग हिंदी वर्णमाला से जो महत्वपूर्ण चुनिंदी बातें हैं, यानी चुनी हुई बातें हैं, जो परीक्षाओं में बराबर कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं, और इसका ना तो प्रमाण जल्दी लोग बस रट लेते हैं, और कुछ जगह तो ये चीज़ें भी नहीं मिल पा रही हैं। इस वजह से आपको एक नोट के रूप में ये बातें बताई जा रही हैं कि जिससे आप इसे नोट कर लें, और परीक्षाओं में अगर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो उन परीक्षाओं में आपके प्रश्न गलत ना हों, इन सबको बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाया जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं। वैसे हिंदी वर्णमाला तो हमने देख लिया कि उसमें 52 ध्वनियाँ हैं, और ये भी कुछ जगह प्रश्न पूछे गए हैं कि वैदिक ध्वनियाँ, यानी वैदिक वर्णमाला में कितने वर्ण होते, तो वहाँ भी 52 हैं। अगर देखें तो वैदिक संस्कृत ध्वनियाँ 52 हैं वहाँ भी, लेकिन उनमें वर्णों में थोड़ा अंतर है। वास्तव में विद्यार्थियों को जिस वर्णमाला का परिचय कराया जाता है वह वास्तव में प्राचीन आर्य भाषा की ही है, न कि हिंदी की। यानी यही ध्वनियाँ हम हिंदी में भी लेकर देखते हैं। तो जैसे हम देखते हैं वैदिक संस्कृत में 13 स्वर हैं और 39 व्यंजन हैं। ये मानने वाले डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी, वो मानते हैं कि वैदिक ध्वनियाँ कितनी हैं, 52 है। और कहाँ पर, संस्कृत वैदिक ध्वनि जिसे हम कहते हैं। अब स्वर कौन कौन है, अब देखेंगे स्वरों, हिंदी में हम सब जानते हैं कि हिंदी में 11 हैं, तो कौन कौन इसमें एक्स्ट्रा हैं, कौन कौन जैसे जो हिंदी में है और इसमें नहीं है, ये ध्यान देना है। तो इसमें हम देखें कि एक आ है, हिंदी में भी है, ए भी हिंदी में है, ई और ई भी हिंदी में है, उ और उ भी हिंदी में है, ए री भी हिंदी में है। ये री और री यही दोनों नहीं हैं, ए भी है, ए भी है, ओ औ, ये सब ध्वनियाँ यही दोनों नहीं हैं। यानी संस्कृत में स्वर जो 13 यही जोड़कर हो जाते हैं, यानी स्वरों की संख्या। अब देखें स्पर्श व्यंजन, यहाँ भी 25 हैं, हिंदी में भी 25 हैं। हिंदी में 2 जुड़ बढ़ जाते हैं, द्विगुण व्यंजन। अंतस देखें, यहाँ भी या रा लावा हैं तो 4 हो गए। उस व्यंजन देखेंगे श स श ह, ये भी 4 हैं। अब यहाँ पर और क्या बढ़ रहे हैं, जिह्वा मूली देखेंगे, क और खा के पहले ये जो विसर्ग जैसा लगा है आधा विसर्ग है, देखेंगे ऊपर अगर करते तो गोला विसर्ग सा हो जाता है, यहाँ भी है। और उपध्वनीय, ये भी 2 हैं, यानी पा के पहले और फा के पहले जब लगा दिया जाता है इन्हें कहा जाता है उपध्वनीय। और ये ध्वनियाँ ल और ढ, इसे ड और ढ जैसा बोला जाता है, यानी ड और ये ढ, इन जैसी ध्वनियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये सब मिलाकर हम देखेंगे 2 2 4 2 6 6 4 10 10 4 14 14 ये हो गए और 25, तो 14 25 और प्लस आपके 13 सब मिला जुलाकर आपके कितने हो जाएंगे, 52। यानी संस्कृत में ध्वनियाँ कितनी हो गई, 52, और वो भी किस में है,
वैदिक संस्कृत ध्वनियाँ, यानी कितनी संख्या हो गई 52। तो 52 यहाँ भी है और 52 आपको हिंदी वर्णमाला में, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है, उसमें कुछ जैसे संयुक्त व्यंजन को बढ़ा दिया जाता है, द्विगुण को बढ़ा दिया जाता है, ये सब जोड़ लिए जाते हैं और इसमें अंतर है। तो हम देख रहे हैं कि संस्कृत, आप जानते हैं कि भारत में विश्वास है कि संपूर्ण भाषाओं की जननी क्या है, जितनी भाषाएं हैं संस्कृत है। जबकि हम अगर इसको और गंभीरता से देखें तो ऐसा कुछ बातें, सभी भाषा परिवार को अगर हम वर्गीकरण करके देखें तो ऐसी बातें नहीं मिलती। फिर भी हिंदी का विकास संस्कृत से होता है, कैसे हुआ है उसका एक हम लोग आइए क्रम देखते हैं। तो आइए देखते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि हिंदी की प्रवाह यात्रा कैसे। तो सबसे पहले हिंदी कहाँ से कहाँ तक यात्रा की है, यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन माध्यमों से गुजरना पड़ा है, उसका आइए एक विहंगा अवलोकन करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं संस्कृत भाषा से प्रारंभ होती है ये यात्रा। संस्कृत भाषा, तो संस्कृत का काल पता ही होगा कब से कब तक है, जबकि ये कुछ परीक्षाओं में पूछा गया है। तो संस्कृत का काल ये कहा जाता है 1500 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व का मतलब समझ रहे हैं ना, ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना ईसा पूर्व में देखी जाती है, से 500 ईसा पूर्व तक ये चलता है। इसके दो भेद कर दिए जाते हैं संस्कृत के, यानी जो संस्कृत भाषा का समय है इसके दो भेद किए जाते हैं। एक आ जाता है वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, इसका समय बताया जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ये समय है। और दूसरा समय बताया जाता है लौकिक संस्कृत, इसका समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो ये समझ गए होंगे कि संस्कृत, अगर आपसे कहा जाए हिंदी की आदि जननी कौन है, तो संस्कृत की यात्रा यहीं से शुरू होती है कि संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में। तो विकास यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। तो पहला पड़ाव बोला जाता है संस्कृत का। इसके बाद संस्कृत के बाद भाषा किस रूप में पहुंच रही है, पाली के रूप में। भाषा प्रवाहमान होती है पाली, पाली भाषा, पाली मत समझिएगा, कुछ जगह का नाम होता है, ये पाली है। पाली का जो समय है इसे बताया जाता है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, यानी पाली। पाली भाषा में आप जानते हैं उपदेश कौन दिया है, गौतम बुद्ध ने दिया है। समझ रहे हैं, जो त्रिपिटक हैं वो भी पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो यानी गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया है। पाली भाषा के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पाली भाषा के बाद कौन सी भाषा आती है, प्राकृत भाषा। प्राकृत, प्रकृति मत समझिएगा, ये प्रकृति से ही बना हुआ शब्द है, यानी नेचुरल, प्राकृतिक। तो इसका जो समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ये प्राकृत का समय है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो जो भाषा का विकास क्रम है उसको हम देखते हैं आगे बढ़ते हुए। प्राकृत के बाद कौन सी भाषा आती है, अपभ्रंश। अपभ्रंश, अपभ्रंश का समय क्या है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक। अब समझिएगा, आपको अगर इस समय पूछे कुछ परीक्षाओं में तो ध्यान दीजिएगा। इसी के बाद सीधा हिंदी आ जाती, इसलिए कुछ परीक्षाओं में अभी सुपर टेट में पूछा गया था कि हिंदी का विकास लगभग कब से माना जाता है, तो हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है, इसे याद रखिएगा। और कुछ विद्वान इसके बीच की एक कड़ी निकालते हैं जिसका नाम देते हैं अवहट।
और कभी कभी ये विकल्प में बातें नहीं आती हैं, अवहट्ट, कुछ लोग इसको पुरानी हिंदी कहते हैं। अवहट्ट के बाद आ जाती है हिंदी। अगर ये विकल्प में ना हो तो अपभ्रंश के बाद, अगर ये विकल्प गायब हो तो अपभ्रंश के बाद सीधा हिंदी देखते हैं। और अगर मान लीजिए अपभ्रंश के बाद अवहट्ट विकल्प आए तो तीनों अपभ्रंश अवहट्ट तब जाकर हिंदी हम देखते हैं। तो हम इसे देख रहे हैं कि हिंदी का जो विकास हो रहा है वो इन यात्राओं से होकर गुजरना पड़ रहा है। एक संस्कृत, पाली, फिर उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अवहट्ट, फिर हिंदी। एक क्रम आप याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। अब आपसे यहाँ प्रश्न क्या है, अब कुछ जगह ये विकल्प नहीं देता है अवहट्ट, तो अब यहाँ क्या समझना है, यहाँ समझना आपसे पूछा जाए हिंदी की जननी कौन सी भाषा है, तो हिंदी की जननी अपभ्रंश, क्योंकि इसी के बाद हिंदी निकली है। और कहा जाए हिंदी की आदि जननी, तब संस्कृत। आदि माने प्रारंभिक जननी यानी शुरुआत वाली, तो संस्कृत, और हिंदी की जननी अपभ्रंश। और अगर बीच में यहाँ अवहट्ट आ जा रहा है तो इससे संबंधित बातें ये आ जाती अवहट्ट। विद्वानों ने इसका कुछ समय निर्धारित कर दिए, कुछ लोगों ने। इसमें बताते हैं विद्वान 900 ईस्वी से 1009 से 1100 ईस्वी तक, 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक किसका समय है, किसका है, अवहट्ट का। 900 से 1100 ईस्वी तक किसका समय है, अवहट्ट का। अवहट्ट को संक्रमणकालीन भाषा भी कहा जाता है, इसे संक्रांतिकालीन भाषा भी कहते हैं। तो ये समझ गए। और महावीर स्वामी के सारे उपदेश प्राकृत भाषा में है, गौतम बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में है। संस्कृत को हमने बताया आपको, ये प्रारंभिक रूप में भारत की जितनी भाषा है, यानी जितनी बोलचाल की भाषा के रूप में हम देखते हैं, जैसे हम आर्यों का आगमन पढ़ते हैं तो उसी समय से हम संस्कृत का अध्ययन करते हैं। तो अब हम देखते हैं संस्कृत जैसे पहले कैसे लोग बोलते थे, क्या बातचीत करते थे। तो पहले के लोग संस्कृत पर काफ़ी कार्य किए हैं, तो वो लोग बोलते भी थे, बातचीत का माध्यम भी बनाए थे। तो संस्कृत में जैसे आप देखें, आपको एक शिवतांडव स्तोत्र है जो रावण द्वारा विरचित है, लिखा गया है, ऐसा बताया जाता है, और वो पंचचामर छंद में है। तो उसका एक श्लोक, एक लाइन आपको बोल रहे हैं, देखेंगे संस्कृत कैसे बोली जाती थी या कैसे लोग पहले के लोग समझते थे। जटा टवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वट डमर वयम चकार चंद तांडवम तनोतुनः शिवः शिवम। तो इस तरीके से बातें चलती थी। फिर इसके बाद देखेंगे वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई है। अब जानते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन, सबसे पुराना वेद कौन है, ऋग्वेद। और अगर तीनों वेदों को जोड़ दिया जाए नीचे वाले ऋग्वेद से तो भी छोटे हो जाते हैं, यानी ऋग्वेद अकेले जितना विशाल है उतना तीनों वेद मिला के नहीं है। यानी ऋग्वेद सबसे प्राचीन भी है, सबसे विशाल भी है। लौकिक संस्कृत में आते हैं तो रामायण और महाभारत की रचनाएं पाते हैं इसमें हम लोग अध्ययन के थ्रू, यानी अध्ययन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो लौकिक संस्कृत में ऐसा बताया जाता है। और लौकिक संस्कृत प्रारंभ कहाँ से होती है, पाणिनि से। महर्षि पाणिनि को जानते हैं ना, ये कई बार वर्तनी इनके नाम से पूछी गई है। पाणिनि, थोड़ा दूसरे कलर से हम आपको देखें जिससे आपको ध्यान में आए। पाणिनि, पाणिनि, यही वर्तनी शुद्ध है। कुछ पुस्तकों में गलत थोड़ा लिख दिया है, ना पे बड़ी की मात्रा लगा दी, पाणिनि नहीं होता, पाणिनि होता है। इन्हीं के व्याकरण से जिसे हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। तो माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है, 14, ये जानते हैं और याद भी होगा, अभी हमने पिछले वीडियो में बताया भी था। तो इसके बाद हम देखते हैं पाणिनि से ही शुरू हो जाती लौकिक संस्कृत, और वहीं से रामायण और महाभारत देखते हैं। रामायण को कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, इसका दूसरा नाम क्या है। रामायण में कई बार पूछे जाते हैं, इसके कांडों का नाम पूछा जाता है। रामायण में कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। इनका सीरियल वाइज क्रम कई बार पूछा गया है। तो अब हम लोग इसको ध्यान भी दें तो लौकिक संस्कृत में आप ये जानते हैं, लौकिक संस्कृत में जब रामायण हम देखते हैं तो रामायण के संस्कृत भाषा के रचनाकार कौन है संस्कृत भाषा में, जो उन्होंने रामायण लिखा है, तो महर्षि वाल्मीकि हैं। तो उसमें एक श्लोक की भी चर्चा आती है कि महर्षि वाल्मीकि ने एक बहेलिये द्वारा
क्रौंच पक्षी का वध होने पर और साथ ही उसकी साथ जो मादा पक्षी थी उसके विरह में तड़प कर मर जाती है। इस कारण उनके वाक से, मुंह से एकाएक सहसा एक वाक्य श्लोक का फूट पड़ता है और वो श्लोक बताया जाता है कि यह है कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम आगमा सरस्वती समा यत क्रौंच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। बताया जाता है यही सृष्टि का पहला श्लोक है और महर्षि वाल्मीकि सृष्टि के पहले कवि हैं। इसके बाद गीता में भी काफ़ी ज़्यादा श्लोक चर्चित हैं, जैसे नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न च एनम क्लेदन्त्यापो न शोषयतु मारुतः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अगर हम देखें तो जो तुलसी ने रामचरितमानस लिखा है उसमें भी वो संस्कृत से श्लोक मतलब कांड का प्रारंभ करते हैं। बालकांड का पहला श्लोक प्रारंभ होता है रामचरितमानस का श्लोक, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चा कर्तारो वंदे वाणी विनायको। यहाँ से वो गणेश और सरस्वती की वंदना करते हुए रामचरितमानस प्रारंभ कर रहे हैं। हनुमान जी के श्लोक भी बहुत चर्चित हैं, मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेंद्रियम बुद्धिम मताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्य। अब ये भी देखा जा रहा है। फिर आप अतुलित बलधामम हेम शैला भदेहम धनुजबन कृशानम ज्ञानिनाम ग्रगणम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिभक्तम वातजातम नमामि। अच्छा, ऐसे श्लोक कुछ परीक्षाओं में पूछे गए थे, यूजीसी में पूछा गया था। एक पंक्ति कहाँ से ली गई है? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदानंद काशमाकाशम भजे हम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोति तिमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्र शंकर से गौरी गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभासिर शरीरम। ऐसी पंक्तियां कुछ जगह यूजीसी इत्यादि में पूछ ली गई हैं कि कहाँ से ली गई, तो रामचरितमानस से लिया गया था, तुलसी द्वारा रचित। तो हम देखें कि वैदिक और लौकिक संस्कृत वाले लोग ऐसे लिखते थे और जनसाधारण समझ नहीं पाते थे, तो वो भाषा को, अपने उपदेश को जनसाधारण तक पहुँचाने के लिए गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का यानी पाली भाषा का सहारा लिया। तो देखेंगे पा पे आ की मात्रा, ला में छोटी की मात्रा, पाली भाषा। और इनका समय बताया जाता है, पाली भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक रहा। और हमने बताया गौतम बुद्ध के बाद महावीर स्वामी के सारे उपदेश प्राकृत भाषा में हैं। और अपभ्रंश, अच्छा प्राकृत का कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्राकृत जो भाषा है इसका पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद को। हेमचंद का नाम सुने हैं? इन्हें हेमचंद शब्दानुशासन कई बार रचनाएं पूछी गई हैं परीक्षाओं में, किसकी रचना है? तो उन्हीं की है। प्राकृत व्याकरण में वो लिखते हैं एक पंक्ति, पिय संगम कह निदड़ी पीयू परेख्यों केम मैं बिन्ना बिन्नासिया नीदन एम बनतेम्ब। तो उसमें एक नायिका के माध्यम से कहलाते नायिका की बात को व्यक्त कर रहे हैं। नायिका का रे पिय संगम कह निदड़ी, प्रिय के साथ मुझे नींद कहाँ आती है, उसे देखने में पूरी रात चली जाती है। पीयू परेख्यों केम, जब वो दूर जाता है तो उसके याद में नींद नहीं आती है। मैं बिन्ना बिन्नासिया, मैं दोनों प्रकार से विनष्ट हुई। नींद न एम बनतेम, ना मुझे नींद इस प्रकार आती है ना उस प्रकार। तो कहीं तो आप ऐसा तो नहीं समझ रहे हैं, जैसे कुछ बच्चों को जब पढ़ाया जाता है ऐसा तो कहते हैं सर नींद की गोली खा लेना चाहिए था। तो वो समय ये बातें नहीं समझ रहा है कि आपको नींद की गोली कब एक स्त्री की मनोभावों को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर प्राकृत हम देखते हैं। अपभ्रंश, अपभ्रंश में क्या होता है कि भ्रंश माने टूटी फूटी भाषा में आ जाती है, फिर अवहट्ट आ जाता है। अच्छा, अवहट्ट से बहुत प्रश्न पूछते जाते हैं। अच्छा, अवहट्ट भाषा में कोई रचना बताइएगा, बहुत चर्चित है, परीक्षाओं में पूछी गई है। कीर्तिलता और कीर्तिपता का 2 रचनाएं किसने लिखा है? विद्यापति ने। तो अवहट्ट भाषा में लिखी गई हैं। इसके बाद हिंदी आ जाती। अच्छा, कई बार प्रश्न पूछे जाता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस सोचकर बताइएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर, ठीक। क्यों 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया कई बार। क्योंकि 14 सितंबर को ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है,
तब क्या बताएंगे? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, यानी 10 जनवरी को। ये ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। यानी विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और हिंदी दिवस 14 सितंबर को। तो इस तरीके से। अच्छा, ये भी पूछा जाता है हिंदी किस भाषा का शब्द है, बहुत बार सब पूछे गए हैं। तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये तीनों शब्द फारसी भाषा के हैं। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे आप याद रखिएगा कि हिंदी शब्द, हिंदू शब्द और हिंदुस्तान ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। तो हम आपको ये जो हिंदी की विकास यात्रा बता रहे हैं, यहाँ तक तो हिंदी हम देखते हैं। इसके बाद हिंदी का पद्य रूप दिखाई देता है। पहले लोग अपनी बातें गा कर कहते थे। जैसे आपको एक पंक्ति हम बता रहे हैं कि जब श्रवण को दशरथ ने अपने बाणों से घायल किया था, उस समय श्रवण दशरथ से कहता है कि मेरे माता पिता बहुत प्यासे हैं, कृपया उन्हें पानी पिला दीजिए। तो दशरथ बाण निकालना चाहते हो, कहा बाण को निकालिए या छोड़ दीजिए, वो चलेगा, लेकिन मेरे पहले माता पिता को जल पिलाइए। और बताया जाता है वो जल लेकर जाते हैं, श्रवण अपना दम तोड़ देता है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो श्रवण उनसे पहले बताता है कि अगर आप जाकर उनको पहले मेरे बारे में मत बताइएगा, नहीं तो जल नहीं पिएंगे, पहले उनको जल पिलाइएगा। ये था पितृभक्त श्रवण। इसलिए जानते हैं माता पिता का भक्त श्रवण का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। और बताया जाता है कि जब वो पहुँचते हैं तो दशरथ सीधा अंधा और अंधी को जल पकड़ाते हैं, यानी एक व्यक्ति को वहाँ पर, और बोलते कुछ नहीं है। यहाँ श्रवण रोज अपने माता पिता से बातचीत करके पानी पिलाता था। तो जब आवाज़ वो नहीं सुनते हैं तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा आज पुत्र मुझसे बोल क्यों नहीं रहा है। तो कहते हैं पुत्र अगर तुम बोलोगे नहीं तो मैं जल नहीं पीऊँगा। तो बताया जाता है कि दशरथ बोलते हैं और वो काव्यात्मक भाव दे रहे हैं। और ये पंक्ति मैं आपको राधे श्याम रामायण की बोल रहा हूँ। दशरथ कहते हैं, हे महामते हे महामती, मैं श्रवण नहीं हूँ दशरथ हूँ, वह बड़ भागी परमारथ था, मैं एक अभागा स्वार्थ हूँ। तो दशरथ से पूछते हैं वो लोग कि मेरा पुत्र कहाँ है। तो कहते हैं दशरथ, सरयू तट मरा बाण से वह, मेरे शिकारी के धोखे में, अपना ही पांव कुल्हाड़ी से कट गया काठ के बदले में। इसके बाद अंधा साप देता है दशरथ को, कहता है कि कानों को खोले अयोध्यापति, सुन ले। मतलब ये अंधी का शाप होता है। अंधा पहले कहता है कि पुत्र शोक में कलप रहा हूँ, जिस प्रकार है अजनंदन, सुत वियोग में प्राण तजोगे, इसी भांति करके क्रंदन। इसके बाद अंधा जब मर जाता है तो अंधी शाप देती है, कहती है कानों को खोले अयोध्यापति, सुन ले विलाप जब अंधी का, अभिशाप सुन चुका अंधे का, कर ग्रहण साप जब अंधी का। तो उसके बाद वो शाप देती है, पति का शव कर्म विहीन पड़ा, हो नरपति यही हाल तेरा, तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे, आए जब अंत काल तेरा। तो इस माध्यम से हम ये आपको बस बताना चाहें कि पहले हिंदी काव्यात्मक लय में थी। धीरे धीरे जैसे हम देखते हैं कबीर को जब पढ़ते हैं, इसके पहले हम जब आदिकाल देखते हैं, भक्ति काल देखते हैं, रीति काल देखते हैं, तो यहाँ तक काव्य का प्रभाव ज़्यादा है, गद्य नगण्य के बराबर है। इसके बाद 1800 ईस्वी में आप जानते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। इसके बाद गद्य का विकास प्रारंभ हो जाता है, इसके बाद गद्य आता है। तो मित्रों, बस बताने का हमारा इतना ही औचित्य था कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी थी, उनका विभाजन कैसे किया जाता है, और उनसे रिलेटेड प्रश्न कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं, और हिंदी की विकास यात्रा कैसे हुई है, अर्धस्वर, अंतस्थ, ये सब संपूर्ण मिलाकर प्रश्नों की जानकारी आपको 2 वीडियो के माध्यम से दी गई है। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा अब ये जरूर बताइए, क्योंकि समय इजाज़त मांग रहा है कि आपका वीडियो लंबा ना हो जाए, फिर हम आपको अगले वीडियो में स्वरों का विभाजन लेकर मिलेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपसे मुझे आशा होगी कि आप कमेंट करके भी मुझे बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और जितनी ज्ञान की बातें आपसे की जा रही हैं वो आपके लिए लाभप्रद कितनी हैं, ये भी मुझे सूचित करेंगे, तभी मैं आगे और आपकी जानकारी बढ़ाता रहूँगा और देता रहूँगा। और इस वीडियो को आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें और कराएं। फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।